Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello, welcome to all of you. Good afternoon. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हमने यहाँ से अनम्यूट कर रखा है जिससे सब लोगों की आवाज़ डिस्टर्ब ना हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है इस सेशन के दौरान तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप लोग अपनी जो भी क्वेरी है उसको उस पे नोट कर सकते हैं। उसका आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर किसी को अनम्यूट करना होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे। 2 मिनट का वेट करते हैं, कुछ कैंडिडेट और जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ में। So, today's our topic is IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफी कुछ सुना है हमने आईटी के बारे में। कई लोग इसका नाम समझते हैं आईटी, किससे रिलेटेड है ये नहीं पता, क्या काम आता है ये नहीं पता, क्या स्कोप है ये नहीं पता। जबकि हमारा जो लास्ट सेशन था, लास्ट वीक हमने जो वेबिनार लिया था साइबर सिक्योरिटी में, उसमें भी हम लोगों ने आपको यही बताया था कि एक ह्यूमन बींग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ और सिर्फ आईटी के टच में ही रहना है। मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था। सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आईटी। घर से बाहर निकलते हैं, बैंक जाते हैं आईटी, ट्रेन में सफर करते हैं आईटी, एयरपोर्ट जाते हैं आईटी,
हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी जाते हैं आईटी। और अभी तो रिसेंटली इस कोविड का जो पिछले 3 मंथ से हमारे इंडिया में चल रहा है, सब लोगों में डर सा बैठा हुआ है। इसमें भी गवर्नमेंट ने एक आईटी को एक ऐप बनाया है जिसका नाम सब लोगों ने सुना है। मोस्ट ऑफ शायद हो सकता है सब लोगों के मोबाइल में वो ऐप हो भी, आरोग्य सेतु है। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ आईटी। इंटरनेट पे हम जो भी वर्क कर रहे हैं तो आईटी हो रहा है। आज मैं एक छोटी सी जगह से बैठ के आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईटी। तो इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारा एक वेबिनार है जो 1 आवर का रहेगा। आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। चलिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है वैसे भी। आईटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें मैंने आपको क्या चीज समझाने के एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी डेटा है, हमारा डिजिटल जो भी डेटा है, हम शेयर करते हैं, सेव करते हैं, प्रोसेसिंग में लेते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं? थ्रू कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारे के सारे जो डिवाइसेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में ही है। The information technology is the use of any computer, laptop, smartphone, storage, networking, and other physical devices, infrastructure, and process to create, process, store, secure, and exchange all form of electronic data. जो भी हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। आप यहाँ तक कि जब कहीं ट्रेवल करते हैं तो मोस्ट ऑफ रोड पे एक चीज जरूर मिलती है, टोल प्लाजा। उस पे भी आजकल जो वर्क हो रहा है, दिस इज द आल्सो द एग्जांपल ऑफ आईटी। आप आप नहीं बोलूंगा, मैं बोलना चाहूंगा हम सब बिना आईटी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लास्ट 3 मंथ में सब कुछ बंद था लॉकडाउन में, तो सिर्फ एक ही चीज काम कर रही थी, आईटी। और इन कमिंग डेज जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, ये मान के चलिए आईटी ही ग्रो करेगा, और जो अभी कर रहा है उसका 3 से 4 गुना ग्रो करेगा। एग्जाम्पल है, आज स्कूल सब बंद है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद है, बट फिर भी कई जगह क्लासेज हो रही है, वो भी आईटी। तो आईटी इंक्लूड सेवरल लेयर्स ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। अब फिजिकल इक्विपमेंट की हम बात करें तो हार्डवेयर हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है। जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, फिजिकल इक्विपमेंट। बट फिजिकल इक्विपमेंट अकेला वर्क नहीं कर सकता। उसको रन करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज द सॉफ्टवेयर। आप मार्केट से मोबाइल परचेज करते हैं, अगर मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, उसमें ऐप नहीं होगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये सारे के सारे ऐप हैं जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो आईटी के अंदर एक्चुअल में हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दोनों मिला के जो भी वर्क हो रहा है, आईटी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक हम लैपटॉप पे करते हैं, स्मार्टफोन्स है, इवन रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, हम जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सारा का सारा चीज भी आईटी डोमेन के अंदर ही आता है। Information technology is the concept involving the development, maintenance, and use of computer system, software, and network for the process and distribution of data. ऑब्वियस सी बात है, आज सपोज मैं अगर मैं बात करूं कि मैं इंडिया के एक छोटी सी जगह राजस्थान के अंदर झुंझुनू में पिलानी जगह से बैठ के आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूं। कहने का मतलब ये है कि हम कहीं पे भी हो, पूरी दुनिया के अंदर अगर मुझे मेरा डेटा कहीं पे भी शेयर करना हो तो मैं इजीली शेयर कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। किसके थ्रू? आईटी के थ्रू। सब लोग बोलते हैं हम तो इंटरनेट यूज ले रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल तो आईटी का ही है। मैं तो मोबाइल से कर रहा हूँ, नहीं, वो भी आईटी ही है। तो आईटी के थ्रू ही हम सारी चीज कर रहे हैं। मोस्टली जो अभी रिसेंटली आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आ रहा है, कुछ मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं जिनको आपने रिसेंटली इन दिनों में काफी यूज लिया होगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे, जिसकी मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से, आरोग्य सेतु है। आपके
500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर की रेंज में भी अगर कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव केस है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। कैसे बना है, कैसे वर्क कर रहा है, ब्लूटूथ की लोकेशन से आपको ये सारी चीजें इन्फॉर्म कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली काफी स्कूल कॉलेजेस के अंदर जूम ऐप को यूज लिया गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बट बाद में ये पता चला कि जूम ऐप है एक्चुअल में चाइनीज प्रोडक्ट है और इसके थ्रू आपके डेटा जो है वो हैक हो रहे हैं, मीन सिक्योर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको यूज ना ले, बट फिर भी अभी भी कई लोग इसे यूज लेते हैं। नेक्स्ट, जूम की जगह हम लोग यूज ले रहे हैं गो टू मीटिंग, कि गो टू मीटिंग के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, बट हमारा जो भी सेशन चल रहा है वो अदर ऐप पे चल रहा है, जिसका भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट, एक पेमेंट गेटवे आपके सामने है, पेमेंट को कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले हम इंटरनेट बैंकिंग से ही कर पा रहे थे, जिस बैंक के कस्टमर है उसी से कर पा रहे थे। अब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के अंदर जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ ये मान के चलिए मोर देन 70% ट्रांजेक्शन हमारे गूगल पे और फोन पे से हो रहे हैं। ये भी एग्जांपल आईटी है। नेक्स्ट, अभी इन 3 महीने के अंदर स्पेशली बच्चों ने लूडो बहुत खेला है। एक बच्चा अगर जयपुर बैठा है, दूसरा बच्चा अगर मुंबई बैठा है या दिल्ली बैठा है, तो भी आपस में लूडो आप खेल रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आईटी। लूडो बना है तो ऐप काम में आया है, सॉफ्टवेयर काम में आया है, पर ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में रन हो रहा है, अगेन आईटी। हमारा जो सेशन चल रहा है गो टू वेबिनार, जो वेबिनार चल रहा है आईटी का, लास्ट टाइम भी हमने इसी पे किया था। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ आईटी। ये कुछ छोटे से एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं आईटी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल कौन कौन से, हमने बता दिया कि आईटी हम यहाँ यहाँ काम कर रहे हैं, पर कौन सी जगह हम आईटी को यूज में ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, सारा का सारा काम आईटी के थ्रू है। मेट्रो है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, ये सारा का सारा काम आपका आईटी के थ्रू कंट्रोल होता है। मोबाइल या टेलीकॉम सेक्टर है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ आईटी। हॉस्पिटल है या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, विदाउट आईटी ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इक्विपमेंट आ रहे हैं ये सारे आईटी ही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी क्लासेस कर रहे हैं, रिजल्ट आता है हमारा, ये सारी चीजें आईटी के थ्रू है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, देखो आज से अगर मैं 15 से 20 साल पीछे चला जाऊं तो मोस्ट ऑफ वर्क होता था, सारा का सारा वर्क होता था पेपर वर्क, बट आज की डेट में जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा वर्क होता है कंप्यूटराइज। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मोस्ट ऑफ 99% प्लेसेस में आईटी काम आता है। एमएनसी कंपनीज है या प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी है, एक छोटी सी दुकान से लेके मल्टी लेवल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी तक आईटी ही काम करता है। आप डिफेंस में चले जाएं या नॉन डिफेंस में चले जाए, पुलिस में चले जाए, आर्मी में चले जाए, आईटी। आज कंप्यूटर से कोई क्राइम होता है तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस मुझे बोलेगा आईटी सेल में जाइए, साइबर सेल में जाइए। तो ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे आईटी काम आती है। इसके अलावा और भी बहुत है जो शायद मैं मेंशन करना भूल गया, मेरे माइंड में नहीं आया या टाइम कम था, बट जो मेरे माइंड में आया मैंने आपके सामने ये सारी चीजें लिखी। आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है, क्या जरूरत है उसमें कि ऐसा मुझे क्या आना चाहिए तो मैं आईटी पे वर्क कर पाऊं। आई थिंक मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, प्रियंका ने लिखा सुनाई कम दे रहा है, मैं कोशिश करूंगा आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, फिर भी मैं थोड़ा लाउडली और बोलने की कोशिश करता हूं। आज के जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें क्या चीज की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे कुछ मैंने ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिनके थ्रू आप देखो, आईटी का कोई एंड नहीं है।
कि आज आपने एक चीज सीख ली इट मीन्स आप एक्सपर्ट बन गए, नहीं। जो जो चीज सीखते जाएंगे आपको नई नई टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी। अगर मैं बात करूं डिजिटल वर्ल्ड की, हार्डवेयर, मुझे इसकी नॉलेज आज की डेट में चाहिए। मेरे घर पे मेरा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, खराब हो गया, क्या करूं मैं? मेरे को मार्केट में जाना पड़ेगा, शॉप पे, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी है वहां से मुझे ऑनलाइन सर्विस लेनी पड़ेगी। अगर मुझे उसकी नॉलेज होती तो शायद मुझे ये चीज नहीं फेस करनी पड़ती। हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, सर्वर्स है। हम मोस्ट ऑफ जगह सुनते हैं ना, सर्वर डाउन चल रहा है, बैंक में जाता है, बैंक वाला बोलता है आपका काम थोड़ी देर में हो जाएगा, सर्वर आगे से डाउन चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, जिसका हम लास्ट टाइम हम वेबिनार कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक है, डेटा सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, लैंग्वेजेस, आईओटी, इंटरनेट ऑन थिंग्स। और लैंग्वेजेस में अगर बात करूँ तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, पीएचपी, एचटीएमएल, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। मुझे एक लैंग्वेज आ गई इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आ गया, नहीं। बस आपको एक आइडिया मिल जाता है, लॉजिक हो जाता है कि हाँ बाकी चीजें भी ऐसे काम कर सकती है। जहां पर सेंसर काम कर रहे हैं, आईओटी काम करता है हमारा। एक छोटा सा एक्चुअल में मैं आईटी का एग्जांपल लेके आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोशिश करना इसको समझने की, जहां पे आपको डाउट हो मैं उस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा। मैं एक आईटी का एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो शायद आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सपोज वी हैव ए अकाउंट इन एनी बैंक। मान लिया कि मेरा एक अकाउंट है किसी भी बैंक में, मान लेता हूँ। सपोज मैंने मान लिया, मोस्ट ऑफ लोग एसबीआई बैंक का नाम काफी सुनते हैं, मैंने बोल दिया कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है। अब इस चीज को नोट करना, मैं कहां से बोल रहा हूं। मैं इंडिया के अंदर जो एक राजस्थान स्टेट है, उस राजस्थान स्टेट में जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आता है झुंझुनू, उस झुंझुनू के अंदर एक छोटा सा टाउन आता है पिलानी, मैं वहां से बात कर रहा हूं। तो सपोज दैट आप सब भी हो सकता है अपने आसपास कहीं ऐसी जगह बैठे हो, तो आप लोग उसको समझने की कोशिश करना। मैं यहां से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अपने पास जो अभी जितने भी पर्सन आप जुड़े हुए हैं, ये मान के चलिए आप मोस्ट ऑफ जगह से मेरे पास है, मुंबई से भी है तो दिल्ली से भी है, जयपुर से भी है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिया है कि एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट है और मैं पिलानी में रहता हूं, तो पिलानी ब्रांच के अंदर मेरा एसबीआई में अकाउंट है। इस चीज को अच्छे से समझना कि मैं जहां बैठा हूं, मान लिया कोई जयपुर में बैठा, तो जयपुर कोई छोटा सा नहीं है, जयपुर बहुत बड़ा है। जयपुर में चौटवाड़ा भी आता है तो मालवीय नगर भी आता है। अगर मैं महाराष्ट्र मुंबई की बात करूं तो वहां पे भी क्या है, ठाणे भी है तो धारावी भी है, पनवेल भी है, तो बहुत सारी जगह है। तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैं पिलानी के अंदर एक एसबीआई बैंक की ब्रांच है जिसमें मेरा एक अकाउंट है। अब पिलानी कहाँ आता है एक्चुअल में? पिलानी आता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एसबीआई की बैंक सिर्फ पिलानी में तो नहीं है। या अगर मैं बोलना चाहूं कि झुंझुनू में क्या एक पिलानी ऐसी जगह है क्या जहां पे एसबीआई की बैंक होगी? नहीं। इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आसपास में गांव हैं, विलेजेस है या छोटे मोटे टाउन है, वहां सब पे मुझे एसबीआई बैंक मिल जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ये 5 जगह पे अलग अलग एसबीआई की ब्रांच है। देखो इससे ज्यादा मैं मेंशन नहीं कर सकता था, मोर देन 500 विलेजेस इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि झुंझुनू में अलग अलग जगह पे 5 ब्रांचेज है, जिसमें नवलगढ़ भी आ गया, सुल्ताना है, पिलानी है, चिड़ावा है, सिंगाना है, XYZ4 भी है। इन सब में एसबीआई की ब्रांच है। ये सारी की सारी ब्रांच कौन कंट्रोल करता होगा उस एरिया में? कभी सोचो, आपके आसपास अगर कोई बैंक है और आप एक बहुत छोटी सी जगह पे है, तो वो बैंक किसके अंडर में आती है? वो बैंक उस डिस्ट्रिक्ट
का हेड ऑफिस जो होगा, इट मींस अगर मैं इस पिक्चर के हिसाब से बात करूं तो पिलानी में या नवलगढ़ में या सुल्ताना में जो बैंक है वो झुंझुनू जो मेन सिटी है उसमें जो एसबीआई बैंक होगी उसके अंडर में आएगी, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस। कहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। देखो 100% नॉलेज किसी को नहीं होती है, बट मैं फिर भी मेरा जितना हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि मैं पिलानी में बैठा था और झुंझुनू में जो एसबीआई बैंक है वो एसबीआई बैंक जिसको डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस हम बोलते हैं वो उसके अंडर में आती है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, झुंझुनू कहां आता होगा? जो झुंझुनू का डिस्ट्रिक्ट है वो हेड ऑफिस है, ऑब्वियस सी बात है झुंझुनू में मिलेगा मुझे। अब अगर हम बात करें कि झुंझुनू कहाँ आता है, देखो मैं पहले चला था उल्टा, इंडिया से राजस्थान पे आया, राजस्थान से झुंझुनू पे आया, झुंझुनू से पिलानी पे आया। अब मैं रिवर्स चल रहा हूं, पहले मैं पिलानी से झुंझुनू पे आया। झुंझुनू कौन से स्टेट में आता है? जिस बात है राजस्थान। तो क्या राजस्थान में एक झुंझुनू ही ऐसा है क्या जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस मिलेगा? कभी सोचा इस चीज को? जैसे पिलानी की ब्रांच झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस में आती है, उसी तरह झुंझुनू का एक डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस हो गया तो राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस भी यहाँ पे है। सीकर का अलग है, बीकानेर का अलग है, भीलवाड़ा का अलग है, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस हो गए। तो जहां पे अलग अलग एरिया की ब्रांचेस को डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा था, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस है इनको भी तो कोई कंट्रोल करता होगा। ये 33 डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस को कंट्रोल कौन करेगा? रीजनल ऑफिस, यस, आरओ, रीजनल ऑफिस। राजस्थान का रीजनल ऑफिस, ऑब्वियसली बात है मैं राजस्थान से बात कर रहा हूं, अभी तो मैं उसी की बात करता हूं कि राजस्थान का रीजनल ऑफिस नॉट 100% बट 99.9% मुझे जयपुर में मिलेगा। दिस इज द रीजनल ऑफिस। अब अगर हम बात करें राजस्थान, राजस्थान कहां आता है? अगर मैं कंट्री की बात करूं तो इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। तो जिस तरह से राजस्थान का रीजनल ऑफिस हुआ जयपुर में, उसी तरह जो 29 स्टेट्स और है उनके भी रीजनल ऑफिस होंगे। एक रीजनल ऑफिस राजस्थान का है तो एक यूपी का भी है, एक महाराष्ट्र का भी होगा, एक आपका बंगाल का भी होगा, दिल्ली है, कर्नाटका है, इन सब का भी रीजनल ऑफिस होगा। इन सबको भी कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। तो देर आर 29 रीजनल ऑफिस जिनको कंट्रोल करता है हेड ऑफिस। देखो मैं एक छोटी सी जगह से निकला था, पिलानी, पिलानी में आया झुंझुनू, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस है, जहां से मुझे कितने राजस्थान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस मिले? 33 डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो रीजनल ऑफिस कितने मिल गए? 29। इन 29 रीजनल ऑफिस को भी तो कोई कंट्रोल करता होगा। यस, इनको कंट्रोल करता है मेरा हेड ऑफिस। और 99.9% और 100% अगेन, इंडिया का जो हेड ऑफिस होगा दिल्ली में मुझे मिलेगा। हो सकता है मुंबई भी हो, हम सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है। अब एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, मैं बात करके चला था सिर्फ एसबीआई बैंक पे। पूरे इंडिया के अंदर हजारों बैंक हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक मिला। एसबीआई है, कर्नाटका है, आपका कैनरा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, प्राइवेट की बात करूं तो आपका आईसीआई है, एचडीएफसी है, इस तरह से मिला के हजारों बैंक है जो इंडिया में काम करती है। इन बैंकों भी को तो कोई कंट्रोल करता होगा।
क्या मैं आज एक बैंक ओपन करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे ही ओपन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कुछ एफिलिएशन या कुछ बोलते हैं कि मुझे कहीं से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। एंड यस, अगर कोई भी बैंकिंग सेक्टर ओपन करेगा तो वो जाएगा सबसे पहले आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हम पैसा देखते हैं, जो बना रही है गवर्नमेंट, रिजर्व, हर नोट के पीछे लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट मीन्स कितनी भी बैंक हो या कितने भी फाइनेंस सेक्टर ऐसे कुछ है जो काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे रिजर्व बैंक के अंदर में आते हैं। और अगर मैं रिजर्व बैंक के मेन हेड ऑफिस की बात करूं तो आई थिंक सो कि वो मुंबई में मुझे मिले। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बैंक का दिखाया, पर इसे अब आप बैंक ना समझ के सोचिए कि ये एक आईटी का एग्जाम्पल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आप आईटी के किसी भी सेक्टर में जाओ, चाहे बैंक नहीं कहीं पे भी जाओ, काम करने का जो प्रोसेस है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया है यही है। अब सोचिए, आप कभी बैंक गए या किसी एटीएम में गए और वो एटीएम वहां पे काम नहीं कर रहा, या आप बैंक में गए, बैंक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि बैंक के मैनेजर या कैशियर या किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन ने आपसे बोला कि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, आज आपका काम नहीं हो पाएगा। ऐसी प्रॉब्लम हम कई जगह फेस करते हैं। मान लिया ऐसी प्रॉब्लम आपकी नियर बाय किसी बैंक में आ गई, मान लिया मेरे पास पिलानी में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है कि मैं सपोर्ट झुंझुनू बीच से भी ले सकता हूँ। वहां से मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो हो सकता है मैं जयपुर से बात कर सकता हूँ। माइट भी पॉसिबल मैं दिल्ली, या ज्यादा बड़ा इश्यू हुआ तो माइट भी पॉसिबल मैं मुंबई से बात कर सकता हूँ। बट इमीडिएटली आपके पास कोई नहीं आएगा। देन उस सिचुएशन में क्या वो एटीएम या वो डिपार्टमेंट उतनी देर खराब ही रहेगा? क्या वहां पे वो काम नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज हर सेक्टर के अंदर जो जॉब का पहला स्कोप आता है दैट इज द टेक्निकल जॉब। आज हर बैंक के अंदर, हर आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो पहला जॉब का स्कोप आता है दैट इज द टेक्निकल डिपार्टमेंट, और दिस इज आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप इंजीनियर। दूसरी चीज, आज मेरा एसबीआई बैंक में बोला अकाउंट है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों के पास एक अकाउंट नंबर भी है। ये अकाउंट नंबर लेके अगर मैं एसबीआई बैंक की किसी भी शाखा में, पूरे इंडिया की किसी भी शाखा में जाके अगर मैं मेरे अकाउंट की डिटेल लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं। या सपोज दैट हम इंटरनेट बैंकिंग से सब कुछ करते हैं और मेरे बैंक के थ्रू मैं ये सारी चीज, मेरे बैंक में सारी डिटेल चेक करना चाहूं कि मेरे बैंक में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, एटीएम, कैश, चेक क्या हुआ है, ये सारी चीजें कैसे मेरे पास आ जाती है? अगर मैं पिलानी में बैठा हूं और मैं मुंबई जाके अगर एसबीआई की ब्रांच में जाके ये सारी क्लियरिफिकेशन करूं तो वहां पे भी मुझे डिटेल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेटा जो होता है वो सर्वर पे डिपेंड रहता है, सर्वर पे स्टोर रहता है। इसलिए हम कई बार सुनते हैं ना, सर्वर डाउन चल रहा है, आगे से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन एक पर्सन के पास आता है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर। अब अगर सर्वर मुंबई या दिल्ली में रखा है और मैं एक पिलानी जैसी छोटी सी जगह में बैठा हूं, तो वहां से लेके यहां तक जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी कैसे हुई? थ्रू द नेटवर्किंग। अगेन देयर आर नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये तीन स्कोप आपके सामने है स्क्रीन पे, कि अगर आप आईटी में जाते हैं तो ये तीन स्कोप आपके सामने मिले। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, आज हर कंपनी जो काम करती है वो कंपनी काम किस पे करती है? कंप्यूटर पे, सिस्टम पे। उस सिस्टम में क्या है? उस कंपनी का डेटा। वो डेटा कोई चोरी ना कर ले। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, पहले क्राइम अलग होते थे, आज की डेट में क्राइम होते हैं साइबर क्राइम, कंप्यूटर से क्राइम, मोबाइल से क्राइम। ये कोई डेटा चोरी ना कर ले, क्योंकि एक कंपनी का सारा डेटा होता है ना, वही उसके लिए वैल्यूएबल है। उसे अगर कोई चोरी कर लेगा तो वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इसलिए आईटी के हर डिपार्टमेंट में जो नेक्स्ट स्कोप आता है, जैसे द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकर, या मैं बोल सकता हूं आईटी एक्सपर्ट।
पर अगर कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहा है तो विदाउट इन नॉलेज के टेक्निकल नॉलेज इज कंपलसरी, सर्वर नॉलेज इज कंपलसरी एंड नेटवर्किंग नॉलेज इज कंपलसरी। इन तीनों नॉलेज के बिना वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। अगर सर्वर में काम कर रहा है तो बिना टेक्निकल सपोर्ट के और विदाउट नेटवर्किंग नॉलेज के नहीं कर सकता। तो हर फील्ड एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसा नहीं सोचो कि मेरे को तो नेटवर्किंग आती, इसका मतलब मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, इस फील्ड का कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ ये सारे काम होते हैं ऐप के थ्रू। तो नेक्स्ट स्कोप एक पर्सन के पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपमेंट। जब भी आप आईटी में जाएंगे तो ये पांचों चीजें आपके सामने मिलेगी। इसी के रिगार्डिंग इस एग्जाम्पल को जो मैंने बैंक का लेके आपको एक्सप्लेन किया है, बट ये आईटी का एग्जाम्पल है, इसको इस तरह से समझिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके सामने शो कर रहा हूं कि क्या कैरियर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो देखिए, अगर कोई हार्डवेयर फील्ड में जा रहा है तो आपके पास ये इतना सारे कैरियर है। आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर भी बन सकते हैं, आईटी इंजीनियर है, कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है। ये सारी की सारी चीजें आप हार्डवेयर फील्ड में बन सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, मोबाइल ऐप डेवलपर है, एंड्रॉइड डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेब डेवलपमेंट इंजीनियर है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। ये सारे आजकल काफी स्कोप चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, जो हम अभी कर रहे हैं ये भी एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग का ही एग्जाम्पल है। नेटवर्किंग की अगर बात करें तो नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर हो गया, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर ली हमने, सर्वर सपोर्ट इंजीनियर हो गया, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सबने सुना है, बट रेडिट का बहुत कम लोग जानते हैं, और मोस्ट ऑफ जगह रेडिट ही काम है सर्वर के ऊपर। अगर साइबर सिक्योरिटी फील्ड की बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पे है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मेरे सामने फील्ड है, सिक्योरिटी ऑडिटर है, एथिकल हैकर है, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ऑडिटर है, ये सारी चीजें। तो इस तरह से इतने सारी कैरियर है आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कौन कौन ये ट्रेनिंग कर सकता है? मेरे सामने, मेरी कल भी कई लोगों से बात हुई थी, तो कई लोगों ने बोला कि सर कौन इसको कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम तो ये कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? कुछ लोगों के मन में ये डाउट है। तो कौन कौन इस ट्रेनिंग को कर सकता है? आफ्टर 10+2 ऑल स्ट्रीम। देखो, सब लोग जब आप कभी सुनते हैं ना तो सब लोग बोलते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। क्यों? कुछ तो सोच के मैंने भी लिखा होगा। आर्ट्स वाला बच्चा सोचता है कि यार ये चीज इंजीनियरिंग लेवल की है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को ये मेरे फील्ड की है ही नहीं, ये तो साइंस वाले के लिए है। कॉमर्स वाला सोचता है मेरे को तो सिर्फ अकाउंट्स का ही करना है, ये चीज मेरे लिए नहीं है। साइंस वाला सोचता है ठीक है इंजीनियरिंग का है पर मैं कुछ और करके देखता हूँ। जबकि इस ट्रेनिंग को कोई भी पर्सन कर सकता है जो 10+2 है। 10th और 12th के बाद का कोई भी बच्चा इस ट्रेनिंग को कर सकता है, वाट एवर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट रनिंग हो या कंप्लीटेड हो, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सब कर सकते हैं। एक छोटी सी बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर एक नॉर्मल हाउस वाइफ है तो उसे भी करनी चाहिए। हमने लास्ट ट्रेनिंग में, लास्ट वेबिनार में यही बताया था कि एक हैकर सबसे ज्यादा अटैक किस पे करता है? होम यूजर पे। तो उनको तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। तो इस ट्रेनिंग को कोई भी बच्चा कर सकता है। बट इस ट्रेनिंग को करने से पहले क्या कभी आपने सोचा है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने फिर ले रहा हूं। अगर कहीं किसी को समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने है, आप बिल्कुल उसमें लिख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। क्या कभी सोचा है आप लोगों ने, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, सबसे पहले क्या सोचते हैं? स्कूल कैसी है ये सोचते हैं, या पहले ये सोचते हैं कि ये आरबीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से या एक्सवाईजेड किसी और बोर्ड से? कभी सोचना इस चीज के बारे में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ 10th और 12th के कॉन्सेप्ट पे। लेट मी डिस्कस ऑन बोर्ड क्लासेस, 10th एंड 12th क्लास।
एक स्टूडेंट पूरे साल में 10 से 12 महीने के अंदर स्कूल में स्टडी कर रहा है, 12 महीने की अगर क्लासेज है तो 10 महीने 9 महीने तक स्कूल में स्टडी करता है, उसके बाद वो एग्जाम भी देता है, उसके बाद उसे रिजल्ट भी मिल जाता है 1-2 महीने के अंदर। और जब रिजल्ट उसे मिलता है तो वो रिजल्ट उसे बोर्ड से मिलता है। मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से 9th क्लास और 11th की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मार्कशीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? स्कूल के नाम से। पर जब आप बोर्ड क्लासेस में आते हैं, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड से आपको मार्कशीट क्यों? कभी सोचा आपने? चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट ने क्या किया? स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूल में उसने क्लासेस ले ली, फैकल्टी ने उसको पढ़ा भी दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, फिर भी उसे 10th और 12th का मार्कशीट बोर्ड से मिलता है। या अगर मैं बोलना चाहूँ कि फर्स्ट क्लास से लेकर 9th तक स्कूल का मिलता है, 11th तक स्कूल से मिलता है, पर यहाँ पे बोर्ड से मिलता है। क्यों? क्या आज अगर मैं एक स्कूल ओपन करूं तो क्या मैं स्कूल ऐसे ही ओपन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। स्कूल ओपन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे बताए, इन सारे का आंसर एक ही है, ओनली एंड ओनली एफिलिएशन। कि उस स्कूल का, उस कॉलेज का एफिलिएशन कहां से है। जस्ट लाइक XYZ कोई स्कूल है, उसका एफिलिएशन राजस्थान बोर्ड से है या सेंट्रल बोर्ड से है, किसी और बोर्ड से है। तो हम पढ़ते स्कूल में हैं, पर जब हमें रिजल्ट मिलता है तो वो बोर्ड से मिलता है। तो इन सब का आंसर आपके सामने एक ही है स्क्रीन के ऊपर, एफिलिएशन। कि मेरी स्कूल का एफिलिएशन, मान्यता क्या है। विदाउट एनी एफिलिएशन नो वन कैन रन स्कूल और कॉलेज और एनी अदर इंस्टीट्यूट। बिना एफिलिएशन की कोई कुछ नहीं कर सकता, ओपन भी नहीं कर सकता। आज अगर हम आईएएनटी की ट्रेनिंग चल रही है तो आईएएनटी एक इंस्टीट्यूट है, पर इस इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे एफिलिएशन है। आज अगर कोई बंदा डीपीएस स्कूल में भी पढ़ता है तो डीपीएस सिर्फ स्कूल है, पर वो उस स्कूल का एफिलिएशन कहां से है, बात उस पर आती है। मान लिया अब हम बात करते हैं कि कोई भी स्कूल होगा, जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि पिलानी पब्लिक स्कूल है, इसका एफिलिएशन सीबीएसई बोर्ड से है। तो सीबीएसई का मेन हेड ऑफिस कहां है? दिल्ली। अगर आरबीएसई बोर्ड की बात करूं तो आरबीएसई का हेड ऑफिस कहां है? अजमेर। पर बच्चा कभी भी अजमेर या दिल्ली एग्जाम देने नहीं जाता है बोर्ड क्लास का। वो स्टडी कहां करता है? स्कूल में। एग्जाम भी कहां देता है? अपने नियर बाय स्कूल के आसपास जहां पे उसका सेंटर आता है वहां पे। रिजल्ट उसे बोर्ड से मिलता है, वो कभी भी बोर्ड में एग्जाम देने नहीं जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो एक पेरेंट्स के मन में या एक बच्चे के मन में आना चाहिए, ये शायद मेरे माइंड के क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों के क्वेश्चन अलग हो, तो आपके सामने स्क्रीन है, आप टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक बच्चे के सामने आता है कि मार्केट में बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज है या बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, देन विच वन इज बेटर फॉर मी। कौन सा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल मेरे लिए अच्छा है, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, मेरे करियर के लिए अच्छा है, या मेरी जॉब के लिए अच्छा है। देखो, आज हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी स्टडी करते हैं तो हम करियर बनाने जाते हैं। तो कौन सी ऐसी स्कूल, कॉलेज, देखो सारी स्कूल कॉलेज अपने आप में अच्छी है, मैं किसी को स्कूल कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी जगह बहुत बढ़िया है, सब अच्छे से अच्छा करते हैं। पर फिर भी एक पेरेंट्स के मन में क्या आता है कि मैं इस स्कूल की बजाय इसमें पढ़ाऊं, या इसकी बजाय मैं इसमें पढ़ाऊं। क्यों पढ़ाऊं? ऐसा क्या होगा कि वो वहां से मुझे आउटपुट मिल सके। तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन सब के आंसर्स आपके सामने क्या होने चाहिए। सबसे पहली चीज, उसका एफिलिएशन क्या है उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का। आज सपोज मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आए, तो मेरे पास आ रहा है, बट मेरे एफिलिएशन क्या है, वो सबसे पहले उसे ये चेक करने चाहिए कि आप कहां से हमें सर्टिफिकेशन करवाएंगे सर, कहां से हमारा मार्कशीट आएगा। सेकंड, हम क्या कंपेयर करते हैं कि इस स्कूल, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, कैसी फैकल्टी पढ़ाती होगी। सब अच्छे, अपनी नजर में सब बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट फिर भी हम मार्केट से सुनते हैं कि यार इस XYZ स्कूल की फैकल्टी बहुत बढ़िया, बोर्ड क्लास का रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया गया, ये इतनी मेहनत करते हैं।
यस। नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल। क्या स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, उस मार्कशीट की या उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल। यस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फाइनेंशियल। फीस कितनी लगेगी। हम देखते हैं किसी स्कूल की फीस 10,000 भी है, किसी की 20,000 भी है, किसी की 1 लाख भी है, किसी की 1.5 लाख भी है, किसी की 4 लाख भी है। तो क्या सिर्फ एक बड़ा फिगर फीस का सुनने से हम ये कर सकते हैं कि ये स्कूल बहुत बढ़िया है क्योंकि ये ज्यादा फीस ले रही है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। एक 10,000 स्कूल वाला जो फीस ले रहा है वो भी पूरी मेहनत कर रहा है, पर ये फाइनेंशियल सिचुएशन एक पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। आज इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर मैंने काफी पेरेंट्स से ये सुना कि मेरा बच्चा 1 साल स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा, अगले साल पढ़ा लेंगे। बिल्कुल सही बात है उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही नहीं है कि वो वहां पे उसको 2 लाख के स्कूल में पढ़ा सके, वो उसे 20,000 वाले स्कूल में पढ़ा सके। तो ये भी हमारे माइंड में एक चीज आती है, फाइनेंशियल। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी या कैरियर सिक्योरिटी या फ्यूचर सिक्योरिटी क्या है, कि मैं इस जगह से करूं तो मेरा कैरियर क्या रहेगा, कैसा रहेगा। इन ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो हम बात करते हैं आईएएनटी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1999 में 1999 में ये अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ। 21 साल इसे पूरे हो चुके हैं। जिसका हेड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है। 110 से भी ज्यादा इसके एजुकेशन सेंटर पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। आईएएनटी पिलानी, जहां से हम अभी बात कर रहे हैं, 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। 5 ईयर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ये हमारा 6th ईयर। अगर हम ट्रेनर की बात करें, जो फैकल्टी हमारे यहाँ पे पढ़ाती है सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस ट्रेनर है, जिनसे आप चाहें तो कभी मिलना चाहे फेस टू फेस या ऑनलाइन काउंसलिंग भी लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग तो फोकस करते, देखो आज बच्चा ट्रेनिंग लेने के बाद जब मार्केट में जॉब के लिए जाएगा, देखो स्कूल कॉलेज में उसे जो ट्रेनिंग मिलती है वो मिलती है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसे बाहर आना पड़ता है। तो जो भी ट्रेनिंग हम देते हैं उस ट्रेनिंग का हम 80% प्रैक्टिकल फोकस करते हैं, उसी के बेस पे उसे जॉब मिलती है। 100% जॉब गारंटी देते हैं। इसके साथ मैंने एक छोटा सा स्टार लगाया, अगर आप लोगों ने नोटिस किया। यस, क्यों लगाया है? आप आओगे नहीं तो सर मैं आपको कहां से सिखाऊंगा। तो मोर देन 85% अटेंडेंस इज कंपल्सरी और 100% जॉब गारंटी ऑन रिटर्न पेपर। आप किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाना, अगर आपको कोई रिटर्न में देने को तैयार हो तो नहीं होगा, हम देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आर अवेलेबल। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं। इंटरनेशनल मतलब आप पूरे वर्ल्ड के अंदर उन सर्टिफिकेशन को यूज ले सकते हैं। एलएमएस और ई लर्निंग के टूल्स आपके सामने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एफिलिएशन, हमारे सर्टिफिकेशन, या बोल सकता हूँ कि ग्लोबल पार्टनर। कैसे? देखिए, एफिलिएशन की बात करूं, आज हम सबसे पहले देखते हैं स्कूल कॉलेज का एफिलिएशन, यहाँ से सीबीएसई बोर्ड या आरसीएस बोर्ड। उसी तरह हमारे एफिलिएशन की बात करूं तो सबसे पहला हमारा एफिलिएशन आता है स्टार सर्टिफिकेशन यूएसए से। फर्स्ट एंड ओनली प्लेटिनम पार्टनर ऑफ स्टार सर्टिफिकेशन, जो पूरे वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कॉम्पिया, फर्स्ट एंड ओनली प्लेटिनम पार्टनर ऑफ कॉम्पिया, अगेन यूएसए है। इंडिया के अंदर हम इसके दोनों के नंबर 1 ट्रेनिंग पार्टनर है। रेड एट यूएसए अवार्डेड बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर इन एशिया पैसिफिक। पूरे एशिया के अंदर, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एशिया में रेडेट के सबसे अच्छे बेस्ट नंबर 1 पार्टनर है। आप चाहे तो ये इनकी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर एंड द ओरेकल यूएसए वर्कफोर्स डेवलपमेंट, ये सारे हमारे एक्टिविटी। इसके अलावा भी कुछ है, सिस्को के भी पार्टनर हैं हम, यहाँ से हमें सर्टिफिकेशन मिलते हैं। बात आती है कि अगर मैं कोई चीज करूं, कोई कोर्स करूं, क्या क्या ट्रेनिंग हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई कैरियर कोर्स, कैरियर ट्रेनिंग करना चाहे
तो जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है CHNA IPS कोर्स भी है। CHNA जिसका कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर और IoT प्रोग्रामिंग एंड सिक्योरिटी। NCE नेटवर्क सर्टिफाइड इंजीनियर। इसी तरह सॉफ्टवेयर के CSP, CISM और भी बहुत सारे कैरियर कोर्सेज है, सबका नाम में पॉसिबल नहीं है। ये सारी कैरियर कोर्सेज आप कर सकते हैं जो 6 मंथ से लेके 12 to 14 मंथ के, मतलब इतने टाइम की ड्यूरेशन में आप पूरे की पूरी कैरियर कोर्सेज कर सकते हैं। अगर मॉड्यूलर की बात करें तो 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप वो करना चाहें तो वो भी आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर बेसिक से लेके आप साइबर सिक्योरिटी है, हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्वर है, रेड हैट का सर्वर है, RSCE, एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। लैंग्वेजेस की बात करूँ तो C++, जावा, पाइथन, PHP, HTML, एंड्रॉइड और भी SQL लैंग्वेजेस, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, ट्रेनिंग है, करा सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी जो IT है, हम IT से ही जुड़े हुए। अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, ये भी IT है। यूट्यूब चलाते हैं, अगेन IT। फेसबुक चलाते हैं IT, व्हाट्सएप चलाते हैं IT। तो विदाउट IT हम हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते आज की डेट में। अगर आज से 15 साल 20 साल पीछे चले जाओ तो जो हम ये जो जनरेशन है, हम लोग जो है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिनकी एज आज की डेट में 30 to 40 ईयर्स के बीच में है या 50 ईयर्स के बीच में है, उनसे पूछोगे तो पुराने टाइम में वो लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, उनके गेम्स अलग होते थे, उनकी एक्टिविटीज अलग थी। बट अगर आज की बात करूं तो आज का पूरा टाइम, करंट सिचुएशन, पूरा का पूरा IT। क्यों? इन लोगों के गेम चेंज हो गए, इन लोगों की एक्टिविटी चेंज हो गई, इन लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई। और सोचिए आने वाले टाइम में ये और कितना चेंज होएगा। तो विदाउट IT मैं अपनी लाइफ को, मैं क्या, हम कोई भी अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब आप लोगों की कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करके अपनी जो भी क्वेरी है लिख सकते हैं, यहाँ से उसका आंसर आपको मिल जाए। किसी की भी कोई क्वेरी हो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, मिलेगा उसका। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है बिल्कुल आप मेंशन कीजिए, और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर इस सेशन को हम क्लोज करें यहाँ पे। और अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते हैं तो नेक्स्ट, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे सामने है, मेल ID आपके सामने है, आप उस पर भी ये चीज मेंशन कर सकते हैं। बाद में पूछना चाहे बाद में भी पूछ।
आई थिंक किसी की कोई क्वेरी नहीं है। ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों की मेल पे शायद इवनिंग तक या नाइट तक आज का जो भी आपने सेशन अटेंड किया है उसका सर्टिफिकेट आप लोगों की मेल पे आएगा। जैसे लास्ट टाइम जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की थी उन सबका सर्टिफिकेट उनकी मेल पे आ चुका है। आप लोग चेक कीजिए आप लोगों की मेल। और आज का सर्टिफिकेट आप लोगों की मेल पे आई थिंक सो कि 8 to 9 o'clock के बीच में आ जाना चाहिए। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।